हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विमी विश्लेषण के उपयोग। इसके पहले के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा है, विमा क्या होता है, विमी सूत्र क्या होता है, विमी समीकरण क्या होता है। मतलब इन सब का यूज करना ही क्या है, यहाँ पर विमी विश्लेषण होता है ना। विमी विश्लेषण का मतलब होता है ना डायमेंशनल जो एनालिसिस है, वो जो डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन या डायमेंशनल इक्वेशन है ना, विमी सूत्र या विमी समीकरण, इनका हम यूज करके क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं या इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर विमी विश्लेषण के उपयोग या इसको हम कहते हैं अनुप्रयोग, है ना। विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग या उपयोग भी कर सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। विमी सूत्र एक तो जैसे मैंने कल भी बताया था पिछले क्लास में कि विमी सूत्र कितने इंपॉर्टेंट है, उसका हेल्प से हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भौतिक राशि के संबंध में, है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। विमी सूत्र क्या होता है, विमी सूत्र कैसे हम किसी भौतिक राशि का निकाल सकते हैं, है ना। ये आपके IIT या जो नीट या अदर जो कंपटीशन एग्जाम है, ये मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन इसके बारे में जरूर पूछा जाता है, विमी सूत्र संबंधित या विमी विश्लेषण संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग में 4 अनुप्रयोग देखेंगे। पहला यहाँ पर है भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। कोई भी भौतिकी का समीकरण है वो शुद्ध है या नहीं है, उसकी जांच करना। दूसरा यहाँ पर है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। हमें कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं और कहा गया है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तो उनमें क्या संबंध हो सकता है, ये भी हम देखेंगे, है ना, बहुत सिंपल तरीके से। तीसरा यहाँ पर एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना, है ना। हमने जब मापन की पद्धतियाँ पढ़ा था तो वहाँ पर हम ये देखे थे कि एक पद्धति के मात्रक है उसे दूसरे पद्धति के मात्रक में बदला जा सकता है, पर इसे हम विमी विश्लेषण के द्वारा कैसे सीखेंगे या कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। और फिर यहाँ पर लास्ट है भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना, है ना। यदि हमें किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र पता है तो उसका मात्रक बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो ये भी हम पूरा डिटेल देखेंगे। तो बारी बारी से चलेंगे, कंटिन्यू एक एक को सॉल्व करते जाएंगे। पहला भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, फिर दूसरा ये सब, है ना। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए यदि आपको समझना है, और यदि आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना और सब्सक्राइब जरूर करना यदि आपने नहीं किया है। तो भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, तो इसके पहले यहाँ पर एक छोटा सा सिद्धांत है विमी समांगता का सिद्धांत, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो समान विमा वाले पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है ना। समान विमा वाले, है ना, एक जैसे विमा वाले, है ना, समान एक जैसे विमा वाले पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो कथन यहाँ पर है, किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्ष हों, समीकरण में दोनों पक्ष होता है कि प्रत्येक पद की विमा समान होती है, ठीक है। ये विमी समांगता का सिद्धांत है ना। विमी समांगता का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, कि किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा समान होती है ना। तो इसी के आधार पर हम समान विमा वाले पदों को जोड़ सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेकर चलें, है ना, जैसे S = ut प्लस हाफ AT²। ये एक भौतिक समीकरण है, भौतिकी का एक समीकरण है, ये गति का द्वितीय समीकरण है। आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा भी है, वो इस क्लास में भी 11th में डिटेल है और 9th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये एक भौतिक समीकरण है
इसमें जैसे आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में दो पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। क्लियर है ना? राइट हैंड साइड में दो पद हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो इस पद की जितनी विमा होगी, इस पद की भी विमा उतनी ही होगी, इस पद की भी विमा उतनी ही होगी। मतलब दोनों पक्षों को मिलाकर टोटल इसमें 3 पद हो गया। तो 3 पद में से प्रत्येक पद की विमा समान, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पदों का क्या हुआ, यहाँ पर योग हुआ है, तो समान विमा वाले पदों को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। क्लियर है? तो हम विमी समांगता के सिद्धांत से इसके शुद्धता की जांच करेंगे। तो शुद्धता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, एस की विमा पहले निकाल लेते हैं, या विमी सूत्र क्या हो जाएगा, एस क्या है, दूरी, दूरी मतलब क्या है, एल। ठीक है, तो इसको मान लो विमी सूत्र लिखेंगे तो m0 l t0 ऐसा लिखेंगे। फिर यहां पर तो u की विमा निकाल लो। u क्या है, दूरी, u क्या है, वेग है ना, u वेग है, a क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो u की विमा मतलब वेग बराबर दूरी बटे समय। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि इसके पहले के क्लास में और हम निकाले हुए थे वेग क्या क्या होता है। तो ये होता है m0 रहता है और l t-1। और क्या यहाँ पर t का निकाल सकते हो, t टाइम है, तो ये m0 l0 क्या रहेगा, t। और क्या बचा यहाँ पर a की विमा, तो m0 l t-2 होता है। ये इन सब की विमा हो गई। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमा समान आ रही कि नहीं आ रही है ना। अब हमको इसे चेक करना है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष कैसा आ रहा है। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड की विमा, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा मतलब जो एस की विमा हो गया m0 l t0। क्लियर है। अब यहां पर राइट हैंड साइड की विमा ज्ञात करनी है। तो राइट हैंड साइड में u है, u का विमा रखो, वहां पर u का रखेंगे तो m0 l t-1। फिर t का रखेंगे तो t का कितना, ये m0 l0 t। फिर यहां पर प्लस करके 1/2, 1/2 तो क्या है, विमाहीन है, संख्या है, तो ये किसका हो गया, u और t का हो गया। फिर प्लस करके a और t का रखेंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इस तरफ दिखेगा नहीं। प्लस करके a का लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, m0 l t-2। और फिर लिखना है हमको t का, तो t का कितना है, इतना m0 l0 t, पर इसका क्या है, यहाँ पर वर्ग है ना, ये t का वर्ग है, इसलिए t के विमा में क्या लगेगा, घात 2 लग जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, इसको और इसको आपस में हल करोगे तो m का घात 0 m का घात 0 दोनों का गुना होगा, m और m का घात जुड़ेगा तो 0 + 0 0 ही रहेगा। फिर l का घात 1 और l का घात 0, तो जाएगा l का घात 1 है ना, इसका घात 1 है, इसका 0 तो 1 ही रहेगा। t का घात ऋण 1 और t का घात 1, तो ये जाएगा t का घात 0। ठीक है, मतलब इन दोनों को एक साथ हम घातांक के नियम से हल करेंगे तो इतना आता है। क्लियर है, बहुत आसान है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस इन दोनों को है ना, ये जो घात है 2 वो इनमें लगेगा तो t का घात 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये m तो 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा। l यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये एक बार रहेगा ही। t का घात यहाँ पर ऋण 2 है, यहाँ पर t का घात 2 होगा तो t का घात हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार ये राइट हैंड साइड की जो विमा आ रही है, ये दोनों सेम सेम है, समान विमा वाले पदों को जोड़ सकते हैं। m0 है, यहाँ पे 0 है, l1 है, यहाँ पे l1 है, t0 है, t0 यहाँ पर।
तो इस प्रकार यहां पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, ठीक है। अतः भौतिक समीकरण क्या है, शुद्ध है ना। दिया गया भौतिक समीकरण क्या है, यहां पर शुद्ध है। तो ये इस प्रकार क्लियर होता है कि दिया गया भौतिक समीकरण शुद्ध है या नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग यहां पर है भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, है ना। सरल लोलक का आवर्त काल, एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं यहां पर, है ना। सरल लोलक जो सिंपल पेंडुलम होता है ना। पेंडुलम मतलब जो किसी धागे से लटका दिया जाता है और ये इस प्रकार ऐसे दोलन करता है, यहां पर वो लटका रहता है, ठीक है। ये पेंडुलम होता है। तो सरल लोलक का पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्त काल t, ये उसकी प्रभावी लंबाई l है ना, ये लंबाई होती है l, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है g, इन पर निर्भर करता है। पर कैसे निर्भर करता है हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। t है, l और g पर निर्भर करता है। तो ये हो सकता है l के विमा यहाँ पर a हो, g की विमा यहाँ पर b हो, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है। अर्थात जो t है वो l और g पर निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है, l के घात a, g के घात b, मतलब इनकी विमा a और b है। हमको विमी सूत्र या विमी विश्लेषण का यूज करके इनमें संबंध निकालना है। बहुत प्यारा सा संबंध है, आप देखते रहिए इसको, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो आप जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हो क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा दो भाई यहाँ पर, l टू पावर a, g टू पावर b, है ना। यहाँ पर a व b क्रमशः क्या है, l व g की विमा है, ठीक है। तो t इक्वल टू के, l टू पावर a, g टू पावर b के एक विमाहीन नियतांक है, ठीक है। के क्या है यहाँ पर, विमाहीन नियतांक है। तो अब हमको t का विमीय सूत्र क्या होगा, m0 l0 और t का विमीय सूत्र m0 l0 t, ठीक है। समय है t, आवर्तकाल मतलब समय। अब इस तरफ l का विमीय सूत्र, l क्या है, लंबाई है, तो m0 l t0, ठीक है। m0 l t0 लंबाई है तो l बस रहेगा, बाकी का घात शून्य होगा। इसमें t समय बस था, बाकी का घात शून्य। अब g का विमीय सूत्र, g क्या है, त्वरण है। चाहे कोई भी त्वरण हो, सामान्य त्वरण, रेखीय त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण या कोणीय त्वरण, सबका एक ही होता है ना। ये होता है m0 l t-2, है ना। m के घात शून्य, l t के घात ऋण 2, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरफ t की विमा बाएं तरफ, है ना। t की विमा यहां पर मतलब क्या हो जाएगा, m0 l0 t। इस तरफ क्या होगा, k तो विमाहीन राशि है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, l का लिखेंगे कितना, m0 l t0 का घात a और m0 l t टू पावर -2 का घात क्या हो जाएगा यहाँ पर b। क्लियर है ना। ये इसमें हमने रखा हुआ है, t का, l का और g का विमीय सूत्र को रखे हैं। l का घात a है, g का घात b है, इसलिए ऐसा लगा दिए, ठीक है ना। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत आसानी से आ रहा है यहाँ पर। ये चलो इसको एक बार वैसे ही रहने देते हैं। इस तरफ क्या करते हैं, इसको m0 l के घात है t टू पावर 0, है ना। घात को इन सब में लगाते तो जिनका घात 0 है वो 0 रहेगा, क्योंकि a का गुना होता है उनके साथ,
m0 एल बी हो जाएगा T⁻⁻2b। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको कैमरा में तो आ रहा होगा, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको और लिख देते हैं m0t, और ये हो जाएगा इस तरफ। m का घात कितना हो जाएगा? शून्य ही रहेगा, गुना होगा इन दोनों पदों का, तो इसका घात शून्य, तो इसका घात शून्य, शून्य से शून्य शून्य होगा। l का घात क्या होगा? a धन b। t का घात क्या होगा? 0 और -2b। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे विमी समांगता के सिद्धांत से, है ना। विमी समांगता के सिद्धांत से क्या होगा? विमी समांगता का सिद्धांत में हमने देखा है कि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की सीमा समान होती, मतलब इधर m की विमा क्या है? 0 बराबर 0 हो जाएगा दोनों तरफ। l की विमा क्या है? इधर 0 बराबर, उधर क्या है? a प्लस बी, मतलब l का घात दोनों तरफ बराबर होगा, t का घात दोनों तरफ बराबर, इधर 1 है, इधर क्या है? -2b। अब इनको हल करके हमको किसका मान निकालना है? a और b का। एक बार और समझ लो, m का घात दोनों तरफ 0 है, l का घात इधर 0 है और इधर a प्लस बी, तो ये ऐसा हुआ। t का घात इधर 1 है, इधर क्या है? -2b, तो ये ऐसे हुआ। ठीक है, अब इसको यहां से हल करने तो -2b = 1, तो b = क्या होगा? -1/2, है ना। b = -1/2, b = -1/2। ठीक है, यहां से इसको यहां रख दो, आपको a का मान निकल जाएगा। 0 = a -1/2, तो a = कितना हो जाएगा? 1/2। तो इस प्रकार हमारा, हमको यही करना है कि a और b का मान निकालना रहता है। जो कांस्टेंट हमने लिया हुआ था, जो विमा हमने लिया हुआ था, a और b, कभी कभी c भी आता है, उसके अलावा और भी आ सकता है, तो उनका मान यहाँ पर विमी समीकरण या विमी विश्लेषण की सहायता से निकालना है। तो a और b का मान निकल गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 जो दिया था हमने कि t बराबर क्या था? k, a के घात, l के घात a और g के घात b था, तो t बराबर हो जाएगा k, l के घात 1/2, g के घात ऋण 1/2। तो इसको लिखेंगे तो t बराबर हो जाएगा k, l के घात 1/2, g के घात 1/2। नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऋण है इसलिए, तो क्या लिखेंगे इसको? t के घात k √ l/g, है ना। t बराबर k √ l/g, तो ये संबंध इसमें आता है। तो इस प्रकार ये संबंध हमने कहां से निकाला? विमी सूत्रों का उपयोग करके। तो ये भी विमी विश्लेषण के अंतर्गत अनुप्रयोग है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। आपको और भी कोई फार्मूला दिया जा सकता है कि एक भौतिक राशि है, ये इन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, इनमें आपस में क्या संबंध होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो बहुत आसान, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे तीसरा अनुप्रयोग यहाँ पर इसका। अब हम देखेंगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना, ये कार्य कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर हम मान लो देखेंगे किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र, है ना। ये मान लो है ऐसा, ठीक है। ये किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र है जिसकी विमा यहाँ पर ए बी सी है ना, द्रव्यमान, लंबाई और समय में क्रमशः। प्रथम पद्धति में इस भौतिक राशि का मूल मात्रक है ना, ये MLT, मतलब क्या क्या है, M1 है, L1 है और T1, ठीक है। द्वितीय पद्धति में उसका मूल मात्रक M2, L2, T2 है और संख्यात्मक मान भी ले लो बराबर N1 और इसमें संख्यात्मक मान कितना है, N2, है ना। पहले पद्धति में ये मूल मात्रक और संख्यात्मक मान, दूसरे पद्धति में मूल मात्रक और संख्यात्मक मान। तो
है ना, प्रथम पद्धति में राशि Q1, प्रथम पद्धति में भौतिक राशि को मान लो Q से दर्शाए तो Q बराबर क्या होगा, N1 M1 L1 T1, ये A B C, ठीक है। ये इस प्रकार से होगा। किसी भौतिक राशि को जब हम लिखते हैं तो क्या क्या लिखते हैं, उसमें संख्यात्मक मान होता है और उसका मात्रक होता है, ठीक है, संख्यात्मक मान और मात्रक। और इसको हम द्वितीय पद्धति में लिखेंगे तो ये Q2 बराबर क्या होगा, N2 M1, ये भी 2 होगा, और ये C M1 L1 T1 M2 L2 T2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चूंकि ये दोनों एक ही भौतिक राशि है, मान लो ये एक पद्धति में है तो ये दूसरे पद्धति में, पर इनका मान तो उतना ही होगा। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये संख्यात्मक मान 1 है, इधर 100 है, ये मात्रक यहाँ पर मीटर है, इधर क्या है, सेंटीमीटर है। तो पर दोनों का गुणनफल तो क्या होगा, बराबर ही होता है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं इसको, ठीक है। तो ये क्लियर है ना। अब यहाँ पर Q1 बराबर Q2 है, इसी में क्या करना है आपको, Q1 और Q2 का मान रख दो भाई इसमें। Q1 का मान रखना है आपको, है ना, Q1 का मान आपको रखना है N1 M1 के घात A L1 के घात B T1 के घात C, इस तरफ हो जाएगा N2 M1 के घात M2 के घात A L2 के घात B और T2 के घात C। यहां से आपको निकालना है N2 का वैल्यू। N2 का मान निकालोगे तो ये कहां आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा N1, और M1 बटे M2, इसका घात होगा A, L1 बटे L2, इसका घात होगा B, और T1 बटे T2, इसका घात होगा C। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां पर आपके लिए रेडी हो जाता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए यहां पर रेडी हो जाता है। तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे और उस एग्जांपल के आधार पर इसको आगे प्रूफ करेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। MKS पद्धति में एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम। MKS पद्धति में कार्यक मात्रक जूल को CGS पद्धति में कार्यक मात्रक अर्ग में परिवर्तित करना हो, ठीक है। जूल को अर्ग में कैसे परिवर्तित करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। तो कार्य का विमीय सूत्र ये होता है ML2 T-2, आप लोग पहले पढ़े हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ A बराबर है 1 A B C, B बराबर है 2 और C बराबर -2, ठीक है। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 2। अब इनका मान निकालना है M1 बटे M2। M1 किस में होगा, MKS पद्धति में, और M2 क्या है, CGS पद्धति में। तो M1 क्या है, किलोग्राम में है और ये ग्राम में है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बटे ग्राम, मतलब कितना आ जाएगा, ये 1000 आएगा, है ना। M1 बटे, सिंपल ही तो जानते हो ना किलोग्राम और ग्राम में क्या संबंध होता है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये M1 बटे M2 का मान कितना आया, 1000, ओके। L1 बटे L2 को निकाल लो। L1 लंबाई है, ये होगा मीटर में और ये सेंटीमीटर में, है ना। CGS पद्धति में क्या होगा, सेंटीमीटर। MKS पद्धति में क्या होगा, मीटर। तो ये जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे मीटर,
ठीक है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे क्या होगा, सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा यहाँ पर, 100। ठीक है, यहाँ तक। और आप क्या निकाल सकते हो इसमें, T1 बटे T2। T1 क्या है, एम के पद्धति में समय है तो सेकंड ही होगा, ये भी सेकंड ही होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। अब N2 बराबर N1 M1 बटे M2 के घात A, L1 बटे L2 के घात B और T1 बटे T2 के घात C। ठीक है, इसमें वहां रखना है। M1 बटे M2 कितना आया है, 1000, मतलब 10 के घात 3। A का मान कितना है, 1। L1 बटे L2 कितना आया है, 10 के घात 2, है ना, ये 100 मतलब 10 के घात 2, ये है 2। इसका मान आया 1 और C का मान ऋण 2। ये N1, ये 10 के घात 3 ही होगा, ये 10 के घात 4 हो जाएगा, और ये 1 के घात कुछ भी करो 1 ही होता है। तो N2 बराबर आता है N1 गुना 10 के घात 7। ये रिलेशन इन दोनों के बीच आता है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो आता है यही इनके बीच में संबंध स्थापित करेगा कि MKS पद्धति में, है ना, इसी में हम लिखते हैं। अब एक N1 बराबर क्या रख देते हैं, 1। N1 कौन सी पद्धति में है, MKS में, और N2 क्या है, CGS पद्धति में संख्यात्मक मान है। तो N1 का मान रख देते हैं 1, तो N2 का मान कितना आता है, 10 के घात 7। ठीक है, अर्थात इसका मात्रक 1 यदि हम जूल करें, मतलब ये ऐसा, ये बराबर होना चाहिए, N1 जूल बराबर N2 क्या होना चाहिए, अर्ग होना चाहिए। ठीक है, ये तो संबंध है इनमें आपस में। ठीक है, ऐसा पद है, MKS पद्धति में क्या है, जूल है, और CGS पद्धति में अर्ग है। N1 और N2 क्या है, क्रमशः प्रथम मतलब MKS में और CGS में संख्यात्मक मान है। ठीक है, तो इसका हमने क्या रखा, 1 जूल, तो ये कितना आ रहा है, 10 के घात 7 अर्ग। तो यही दोनों में संबंध स्थापित होता है ना। ये 1 जूल को हम अर्ग में इस प्रकार चेंज करते हैं, मतलब एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में इस तरीके से यहाँ पर बदला जा सकता है, परिवर्तित कर सकते हैं। इसका लास्ट अनुप्रयोग है भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, चौथा अनुप्रयोग। ठीक है, मात्रक ज्ञात करना, जैसे वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, m0L T-1। ठीक है, तो यहाँ से द्रव्यमान तो नहीं है, क्या है, लंबाई का क्या हुआ, मीटर, और ये सेकंड के घात -1 या मीटर पर सेकंड। ठीक है, या बल का क्या होता है, बल का M L T-2 ऐसा होता है। तो क्या क्या इसमें है, M मतलब किलोग्राम है, लंबाई मतलब क्या, मीटर है, सेकंड का क्या, -2 या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहते हैं। तो इस प्रकार किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमको पता है तो बहुत आसानी से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और इसी में बच जाता है, विमीय विश्लेषण, है ना, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। है ना, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला यहां पर है
इस विधि से, है ना, जब नियतांक आता है ना, इस विधि से जब हम निकालते हैं, कोई व्यंजक स्थापित करते हैं, तो उसमें जो नियतांक आता जो विमाहीन रहता है ना, विमाहीन नियतांक होता है, उसका मान आप नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे t बराबर k रूट L/G आया था, तो यहां पर k का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, या k को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें 2 या 2 से अधिक पद हैं, तो उनकी विमा समान होगी, तभी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या भौतिक राशि हम फाइंड कर सकते हैं। यदि किसी समीकरण में त्रिकोणमिति फलन आ जाता है, साइन कॉस टेन, या लॉगरिथम फलन आता है ना, लघुगणक फलन आता है, तो वहां पर भी वैसे समीकरण को स्थापित करना मुश्किल है। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ पर ये हमें जवाब नहीं दे पाती है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, सो मैनी थैंक्स। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।